शारदा एक झोपड़ी में रहा करती थी। वो एक बर्तन उठाकर तेज धूप में चलते हुए आगे जाती है और अपर्णा के घर पहुंच जाती है। क्या हुआ शारदा चाची, बर्तन लेकर यहाँ पर अभी? एक घड़ा पानी उधार दे दो अपर्णा, अभी धूप में मैं नहीं जा सकती। शाम के वक्त जब तालाब जाऊंगी ये घड़ा भर के ला दूंगी। माफ कीजिएगा शारदा काकी, मैंने आपकी बहुत मदद की है। मैं मदद तो करना चाहती हूँ पर ये गर्मी नहीं करने दे रही है, इसी वजह से मैं आपको एक घड़ा पानी उधार नहीं दे सकती। ऐसा क्यों कह रही हो अपर्णा? मैं तो कह रही हूँ कि शाम में तालाब जाऊंगी तो एक घड़ा पानी लाके वापस कर दूंगी, फिर भी तुम कहोगी क्या? पानी के लिए मत कहिए काकी, अगर आप पानी मांगने आई है तो फिर से कभी पानी मांगने तो मत आइएगा। वो बात नहीं है अपर्णा, गर्मी में गांव में तो पानी की हालत तुम्हें पता ही है। रमेश और अनामिका शहर गए हैं, हरीश और भव्या दोनों बच्चों को घर पे ही छोड़ के गए हैं। उन्हें प्यास लगी है बहुत जोरों की, पानी पानी कहकर चिल्ला रहे हैं और घर में एक बूंद पीने का पानी नहीं। शारदा चाची, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, कितनी भी आप विनती कर लीजिए, एक घड़ा तो क्या एक गिलास भी पानी नहीं दूंगी। अब आप क्या सोच रही हैं? बच्चों के लिए भी पानी नहीं दोगी अपर्णा? इस तरह शारदा पानी के लिए अपर्णा से बहुत विनती करती है, पर अपर्णा का दिल कैसे भी नहीं पिघलता। उल्टा परिस्थिति और बदतर हो गया। वो गुस्से से शारदा को वहाँ से धकेल के बाहर निकालने लगी। इस बात से शारदा बहुत दुखी हो गई। दुखी होकर शारदा अपना बर्तन लेकर वहाँ से चुपचाप चली गई। उधर शहर में एक गरीब मजदूरों का कॉलोनी था। उस कॉलोनी में अनामिका और रमेश एक छोटे से घर में रहा करते थे। वहाँ एक टेबल था, एक पंखा था, एक पानी का घड़ा, 2-3 खाना पकाने के बर्तन और एक छोटा सा गैस चूल्हा। उसी घर में एक कोने पे रमेश बैठा हुआ था और रो रहा था। तभी अनामिका वहाँ पे आती है। अजी, क्या हो गया? आप क्यों रो रहे हैं इस तरह? ये पूछने की वजह है कि मुझे क्या परेशानी है। पूछो, इस गर्मी में क्या क्या परेशानी नहीं है। सारे रिश्ते नाते टूट गए। अच्छा, तो गांव में माँ, पिताजी और बच्चों को लेकर आप परेशान हो रहे हैं? तो क्या तुम चिंता नहीं कर रही हो अनामिका? क्या ये सिर्फ मुझे चिंता हो रही है? मैं ये कहकर तो झूठ नहीं बोल सकती कि मुझे बिल्कुल चिंता हो ही नहीं रही है। चिंता तो बहुत हो रही है। अब तक गांव में जब भी कोई परेशानी आती थी तो हम सास बहू मिलके एक साथ सामना करते थे। हम एक दूसरे का साथ देते थे। हम सास बहू को इस तरह साथ देखकर पूरा गांव हमसे जलता था। उस सास बहू की एकता को इस तपती गर्मी ने मानो अलग कर दिया। बच्चे अपने माँ पिताजी से दूर रह के कितने तकलीफ में हैं। बच्चों को हमने कितनी बार कहा था चलो हमारे साथ शहर चलो, पर उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, वो रहेंगे तो बस दादा दादी के साथ रहेंगे। हाँ अनामिका, बच्चे वहीं पे उनके पास पैदा हुए हैं ना, फिर वहीं पे बड़े हुए हैं। दादा दादी के साथ खेलते हुए वो अपना समय गुजारते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि वहाँ पे कितनी समस्या है। हाँ जी, सिर्फ इतना ही क्यों, हम भी तो गांव में ही सास ससुर के साथ रहे, कितने समय गुजारे। उनके साथ रहना एक सुखद अनुभव था। हाँ अनामिका, जब से हम शहर आए हैं गर्मी के नाम पे, तब से हम भी झेल ही रहे हैं, पानी को लेकर, बिजली को लेकर, अपने काम को लेकर। हाँ, ये सब कहते कहते रमेश और अनामिका दोनों ही चुप हो जाते हैं। उधर बच्चे हरीश और भव्या जो गांव में रह रहे थे, वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हे भगवान, ये तपती गर्मी, इसमें जीना बहुत ही मुश्किल है। ये तपती गर्मी, पसीना, ये सब अब सहन नहीं किया जा रहा। बहन, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा, पर क्या करूं? मुझसे भी सहन नहीं हो रहा भैया। मैंने सोचा था नहा लूंगी ठंडे पानी से तो ठीक हो जाएगा। यहाँ तो पानी भी नहीं है, हमें तो पानी की भी समस्या है। हाँ बहन, अगर हमें पहले से पता रहता कि गांव में गर्मियों के मौसम में इतनी समस्या होती है, फिर माँ पिताजी के साथ ही हम शहर चले जाते। हाँ भैया, पर भैया माँ पिताजी के गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं अभी अगर हम पूछेंगे तो वो हमें मना कर देंगे ना। हाँ बहन, वैसे अभी तो गर्मी है भैया, उन्हें भी तो गर्मी से समस्या होगी ही ना। हो सकता है बहन, हर जगह तो गर्मी गर्मी होगी, है ना। ये सब बात हो ही रही थी, तभी खेत से प्रसाद घर लौट आते हैं। दादाजी, हम इस गर्मी में नहीं रह पा रहे हैं, हमारे लिए एक कूलर ले आइए ना।
हे भगवान, करंट बिल देना तो बहुत ही मुश्किल है बेटा। पीने के लिए पानी भी नहीं है, एक फ्रिज तो ला सकते हैं ना दादाजी? बेटा, हम गरीब लोग हैं, ये सब खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हमें कूलर या फ्रिज नहीं चाहिए, हम एसी ले लेते हैं दादाजी। बच्चे, एक बार देखो हम कहाँ हैं, फिर ये सब बात करो। हम एक झोपड़ी में रहते हैं दादाजी। तो क्या हम दादाजी झोपड़ी में रहकर एसी नहीं लगा सकते? हरीश, भावना, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कुछ दिन इंतजार करो। गर्मी के बाद बरसात उतर आएगा, फिर हमें कोई समस्या नहीं होगी। इस तरह से समझाने पर दोनों बच्चे शांत हो जाते हैं। उधर शहर में अनामिका और रमेश उदास थे और दोनों चर्चा कर रहे थे। अनामिका, मैं बस यही सोच रहा हूँ, इस हफ्ते में मैं बस 2 ही दिन काम के लिए गया हूँ। 2 दिन के जो पैसे मिलेंगे उसमें हमारा कैसे गुजारा होगा? उसमें तो नहीं होगा जी, इसीलिए तो मैं नौकरानी का काम कर रही हूँ। तुम नौकरानी का काम करती हो, जो बचा कुचा खाना ले आती हो उसी को खा के गुजारा हो रहा है। अगर नहीं ले आती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अब बस कुछ ही दिन की बात है, गर्मी रहेगी, उसके बाद बरसात आ जाएगी और हम अपने गांव लौट जाएंगे। तब तक हम यहाँ नहीं रह सकते अनामिका, हम दोनों गांव कल ही लौट जाएंगे। अगर इस गर्मी की वजह से सुखाड़ आ गया तो हम मर जाएंगे, और अगर जिंदा छोड़ दिया तो जी लेंगे। तुम क्या कहती हो? आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। अगर कहेंगे चलो गांव चलते हैं, मैं गांव चलूंगी, वहीं पे हम कुछ काम करके गुजारा कर लेंगे। अनामिका रमेश से इस तरह कहती है। फिर देर न करते हुए अनामिका और रमेश दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं। बेटा बहू को शहर से गांव लौटाते देख शारदा और उसके पति बहुत खुश होते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब दिन ब दिन गर्मी से तापमान बढ़ते ही जा रहा था। अब चूंकि गांव में पानी नहीं था तो सुखाड़ आ गया। तभी एक दिन हरीश कहता है, माँ, बहुत भूख लगी है, प्यास लगी है, अब सहन नहीं हो पा रहा है। माँ, कुछ करो माँ। पिताजी, अगर भैया की ऐसी परिस्थिति हुई तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? पानी, पानी। इस तरह बच्चे तड़पने लगते हैं। ये देखकर अनामिका को रोना आ जाता है। मेरे बच्चे, काश मेरे आंसुओं से मैं तुम्हारी प्यास बुझा पाती, लेकिन गर्मी से वो भी सूख चुके हैं। अब क्या करूं मैं? तुम्हारे आंसू में कैसे पोंछूं? तुम्हारी प्यास कैसे बुझाऊं? यहाँ पे बैठे बैठे ऐसे परेशान नहीं होना है। प्यास बुझाने के लिए पानी लाना होगा, भूख मिटाने के लिए खाना लाना होगा, और अगर हम यहीं पे बैठे रहे ये दोनों ही नहीं होगा। चलो हम पानी का तलाश करते हैं। इस तरह कहकर शारदा और अनामिका पानी के लिए पूरा गांव घूमते हैं, पर उन्हें एक बूंद पानी भी कहीं नहीं मिलता। पूरा गांव पूरी तरह से सूख चुका था। माँ जी, मैं और आपका बेटा शहर से लौट के गलती की है क्या? ये बात अभी लग रहा है तुम्हें? तुम लोग नहीं लौट के अगर हम लोगों को शहर ले जाते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ माँ जी, कम से कम मैं वहाँ पे नौकरानी का काम करती थी तो एक दफे का खाना भी मिल जाता था, भूख मिट जाती थी। इस तरह यहाँ बच्चे खाना और प्यास से बहुत तड़प रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। हम क्या शहर लौट के जा सकते हैं बहू? फिर से शहर जाने की बात कहूँगी तो पता नहीं वो क्या कहेंगे। बेटे से मैं और तुम्हारे पिताजी बात करेंगे। जब मैं शहर में थी मैंने उनसे ये बात कही थी, पर वो नहीं माने थे। उन्होंने कहा था मेरे माता पिता जिनसे मैंने जन्म लिया, हमारे बच्चे जो हमसे जन्म लिए, इस तरह उन्हें गांव में छोड़ के हम शहर में रह रहे हैं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बेटे की बात तो सच है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तुम्हें बताओ यहाँ पे गुजारा करना कितना मुश्किल है। इस तरह सोचते हुए वो जा ही रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक बोरिंग पंप दिखता है। वो देखकर मानो की सास बहू को जान में जान आती है। दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं। माँ जी, बोरिंग? हाँ बहू, जितना मुझे पता है ये पुराना बोरिंग है, तो इसमें थोड़ा मोड़ा पानी तो जरूर रहेगा। लेकिन अगर इसमें पानी आ गया तो हम वो पानी कैसे लेकर जाएंगे, ये बताइए। मैं जाके घर से पानी के लिए कैन ले आती हूँ। माँ जी, इससे पानी आ भी रहा है कि नहीं, चलिए पहले देखते हैं। इतना कहकर अनामिका उस हैंड पंप को चलाने लगती है। वो बार बार पंप करती है पर वहाँ से पानी नहीं निकलता। बार बार चला के अब आखिर में वो थक जाती है। जब वो थक जाती है तो शारदा सोचती है कि वो चला ले। जैसे ही वो चलाती है पानी आ जाता है।
सास बहू दोनों खुश हो जाती है। जाओ बहू, जाके घर से घड़ा ले आओ। ठीक है माँ जी। इस तरह कहने पे अनामिका जल्दी जल्दी घर आती है और बच्चों को साथ लेके बोरिंग पंप के पास जाती है। शारदा हैंड पंप चलाने लगती है और पंप से पानी निकल आता है। बच्चे पानी देखकर उसमें खेलने लगते हैं। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। तपती सूरज की गर्मी में अनामिका अपने ठेले पे एक छतरी बांध लेती है और वहीं पे तरबूज का जूस बेचने लगती है। ठंडा ठंडा वाटरमेलन जूस, आइए और जूस पी के जाइए। छोटा हो या बड़ा, पुरुष हो या महिला, सभी लोग आइए। ठंडा ठंडा वाटरमेलन जूस पी के स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। इस तरह वो जोर जोर से आवाज लगाती है। जो भी सड़क से गुजर रहा होता है, वाटरमेलन जूस पीने के लिए सभी अनामिका के ठेले पे आते हैं। और इस तरह अनामिका का वाटरमेलन जूस का व्यापार भी बड़ा ही अच्छा चल रहा था। उसी दौरान अनामिका के जूस के ठेले पे दमयंती की बुरी नजर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब मुझे इस बुरी नजर का सामना करना होगा। अनामिका ऐसा सोच ही रही थी कि तब तक दमयंती अनामिका के ठेले के पास जाती है। क्या शारदा की बहू, कैसी हो? यहाँ तरबूज का जूस बेच रही हो? हाँ दमयंती चाची। बाहर बहुत गर्मी है अनामिका, एक ग्लास तरबूज का जूस मुझे भी जरा पिला दो। दमयंती चाची, छोटा ग्लास 10 रुपए का और बड़ा ग्लास। जैसे ही अनामिका दमयंती को भाव बता ही रही थी कि तो क्या अनामिका, तुम मेरे से भी पैसे लोगी? ये तो व्यापार है ना चाची, अगर पैसा ना लूं तो कैसे हो? आप मेरे घर पे कभी आएंगी तो मैं आपको चिकन करी के साथ अच्छे से फ्री में जूस भी पिला दूंगी, पर यहाँ तो पैसे लेने ही पड़ेंगे। इस तरह से अनामिका दमयंती को समझा के कहती है। आखिरकार दमयंती 10 रुपए देकर एक छोटा ग्लास वाटरमेलन जूस पीती है और वो मन ही मन सोचने लगती है, अनामिका, तुम मुझे जानने के बावजूद मुझसे तरबूज जूस के पैसे ली। अब देखो मैं तुम्हारे तरबूज जूस का क्या करती हूँ। गोविंदा गोविंदा, वो भी तुम्हारे खुद के सासू माँ से करवाऊंगी, बस तुम देखती रहो। फिर तरबूज जूस पीकर वहाँ से वो चली जाती है। रात के वक्त अनामिका सारा तरबूज जूस बेचने के बाद अपने ठेले को ढकेलते ढकेलते घर लौट आती है। अगले दिन सुबह सुबह घर के बाहर प्रसाद खड़े खड़े सोचते हैं, बहू ने जरूर मछली करी बनाया होगा, उसे पता है मुझे बहुत पसंद है। पर शारदा तो घर पे है, फिर कैसे? शारदा को पता लगे बिना मुझे उससे मछली करी ले जाना होगा, पर ले जाने के लिए मैं क्या करूं? ऐसी कौन सी बात है जो कहूं? ऐसा सोच ही रहे थे कि शारदा अंदर से बाहर निकल आती है। अजी, गैस पे चावल चढ़ाया है, जरा नजर रखिए, घर में एक भी सब्जी नहीं है, मैं जाके ले आती हूँ। ये सुनते ही प्रसाद मनी मन बहुत खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, भगवान की कृपा है। सोच ही रहा था कि मैं बहू के पास जाकर मछली करी कैसे लेकर आऊं, तभी ये आके कही कि ये सब्जी लाने जा रही है। चलो अच्छा ये हुआ, मेरे लिए काफी है। प्रसाद कह ही रहे थे, तभी शारदा आश्चर्य होकर कहती है, अजी, आप इस तरह मन ही मन क्या बड़बड़ा रहे हैं? तुम्हारे बारे में कह रहा था कि मैं बेटा बहू होने के बावजूद तुम कितनी मेहनत करती हो। तुम्हें घर का काम काज खाना पकाने से छुटकारा मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही तुम सास बनी तुम ये सारी बात भूल गई, बस अपना शासन चलाने लगी, जिस वजह से बेटा रमेश, बहू अनामिका, पोता हरीश, पोती भव्या सब हमसे अलग हो गए, दूसरे घर में रहने लगे। तुम भी कसम खा ली कि अब उनका मुंह देखोगे नहीं। मैंने उनसे कहा था क्या चले जाने के लिए? वो मेरे ही घर पे खड़े होकर मेरे से ही लड़ाई झगड़ा करेंगे तो मैं उनकी ये सारी बातें सुन के चुप रहूंगी क्या? अब जब वो अलग हो ही गए हैं तो इस बारे में सोच के और क्या फायदा। ठीक है जी, मैं सब्जियां लेकर आती हूँ, आप चावल जरा देख लीजिए। देखूंगा शारदा, देखे बिना मैं कर भी क्या सकता हूँ। इस तरह कहने पे शारदा बाहर चली जाती है। प्रसाद गेट के पास खड़े होके चारों तरफ देखने लगते हैं। जल्दी आओ बहू, तुम्हारी सासू माँ बाजार गई है सब्जियां लाने, जाकर आने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे, तब तक तुम आके मछली करी दे कर जाओ। इस तरह प्रसाद कहते हैं। ये सुनकर बहू अनामिका एक डब्बे में मछली करी भर के ले आती है।
देखकर प्रसाद बहुत खुश हो जाते हैं। पिताजी, माँ घर पे नहीं है क्या? नहीं है बहू, सब्जियां लाने के लिए बाजार गई है। लौट आने में 10 मिनट तो लगेंगे। मैं तुम्हारे लिए यहाँ खड़े होके इंतजार कर रहा था। अरे पिताजी, मैंने कहा था ना कि माँ जी जाएंगी, तो आप मुझे फोन कर दीजिएगा। अरे बहू, मैं टेंशन में भूल गया था, अब से याद रखूंगा। अब जाओ, कभी भी तुम्हारी सास आ सकती है। याद रखिएगा पिताजी, माँ जी को मछली की सुगंध न आ जाए। वो मैं देख लूंगा बहू, अभी तुम जाओ। ठीक है, जा रही हूँ पिताजी। इतना कहकर अनामिका वहाँ से चली जाती है। सब्जियाँ लेकर जब शारदा घर लौटी रही थी, तभी रास्ते में बुरी नजर वाली दमयंती उसे मिलती है। क्या शारदा बहन, तुम्हारी बहू कह रही थी कि तुम बीमार हो, बिस्तर में पड़ी हो, पर तुम तो यहाँ पे ठीक हो। मैं अपनी आँखों पे विश्वास करूँ या फिर तुम्हारी बहू जो कही उस पे? क्या कह रही हो बहन? मेरी बहू ने ऐसा कहा? मैं मर गई हूँ क्या? हाँ, इसमें भी बहू की कोई गलती नहीं, सब पैसे का खेल है जो कहला रहा है। तरबूज जूस का व्यापार कर रही है और पैसे भी अच्छा कमा रही है, तो अनामिका ऐसी ऐसी बातें तो कहेगी ना। दमयंती की बातें सुन के शारदा विश्वास कर लेती है और वो दुखी हो जाती है। देखो शारदा, बहू घर पे रहे या कहीं और रहे, सास के प्रति उसका सम्मान होना चाहिए, तभी बहू पे तुम अधिकार जमा के रख पाओगी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए दीदी? तुम जाके बहू के व्यापार को तहस नहस कर दो, तब जाके वो तुम्हारे पैरों पे आके गिरेगी। दमयंती इस तरह से कहती है। शारदा उसे सच मान लेती है और मन ही मन सोचती है, दमयंती बहन सही कह रही है, अनामिका को बहुत अहंकार हो गया है। अब वो पैसे कमा रही है ना, इसीलिए घमंड भी हो रहा है। ये सब सोचकर शारदा अपने घर के तरफ जाने लगती है। उस रात मिर्च पाउडर और एक सुई लेके शारदा आती है। मैं भी देखती हूँ अब तुम तरबूज का जूस कैसे बेचती हो बहू। इस तरह सोचती है, नजर रखती है कि उसे आसपास से कोई देख ना ले, और वो अनामिका के घर की तरफ जाने लगती है। प्रसाद की नींद खुल जाती है, वो शारदा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। प्रसाद देखता है कि शारदा बहू अनामिका के घर के तरफ जा रही है, फिर प्रसाद भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। ये क्या, शारदा तो कभी भी बहू के घर इस तरह से गई नहीं, फिर वो आज क्यों जा रही है? इस तरह सोचकर वो शारदा को पीछे से देखने लगते हैं। देखते हैं शारदा तरबूज के ठेले के पास जाती है। देर ना किए हुए वो एक इंजेक्शन से मिर्च पाउडर तरबूज के अंदर डाल देती है। ये देखकर, हे भगवान शारदा, अभी भी तुम्हारे मन में बहू के लिए नफरत है, अभी भी तुम गलत ही सोचती हो। अब देखो कैसे मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ये सब कहकर शारदा जो कुछ कर रही थी वो प्रसाद मोबाइल से चुपके से रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर जैसे ही शारदा का काम हो जाता है, लोगों की नजरों से बचते हुए शारदा चुपचाप अनामिका के घर से अपने घर पे चली जाती है। ये सब होते देख प्रसाद, हे भगवान, शारदा घर जा रही है, उसके जाने से पहले मुझे घर पे रहना होगा ताकि उसका शक मुझ पे ना हो। इस तरह सोचते हुए प्रसाद शारदा की नजरों से बचते हुए घर चले जाते हैं। शारदा घर पहुंच के देखती है प्रसाद बिस्तर पे लेटे हुए है, तब जाके उसे थोड़ी राहत मिलती है। चलो, ये तो सो रहे हैं। फिर जाके शारदा सो जाती है। अगले दिन जब अनामिका तरबूज का जूस बेचने के लिए जाती है, सासू माँ शारदा थोड़ी ही दूर पे खड़ी होकर अनामिका के ठेले पे नजर रखती है। ये क्या, कोई भी कुछ नहीं कह रहा, मिर्च पाउडर कह के कोई चिल्ला नहीं रहा है, चुपचाप जूस पी रहा है। जो रात में मैंने सोचा वो दिन में हो नहीं रहा है, आखिर में हो क्या रहा है? इस तरह सोच ही रही थी कि तब तक वहाँ पर प्रसाद आ जाते हैं। ये क्या शारदा, तुम यहाँ से खड़ी होके चोर की तरह देख रही हो? अनामिका हमारी बहू है, चलो उसे जाके देखते हैं, वहाँ जाके जूस पीते हैं। उसके बाद शारदा ने लाखों बार मना करने के बावजूद प्रसाद उसे अनामिका के पास ले जाते हैं। माँ जी, पिताजी, आप लोग सब कैसे हैं? रुकिए, मैं आप लोगों को वाटरमेलन जूस पिलाती हूँ। इतना कहकर अनामिका दोनों को एक एक ग्लास वाटरमेलन जूस पीने के लिए देती है। शारदा पीकर देखती है, इसमें किसी भी तरह का कोई मसाला नहीं था। वो जूस पीने लगती है। जूस का स्वाद बिल्कुल मीठा था, तीखा नहीं। शारदा आश्चर्य होकर देखने लगती है। तभी अनामिका शारदा के पास आती है। माँ जी, जूस का स्वाद तीखी नहीं मीठी है, ये सोचकर आश्चर्य हो रही है। ये सुनकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। अनामिका को वो एक टके देखने लगती है। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी माँ जी,
पर हाथ जोड़ के मैं आपसे बस एक ही बात की विनती करती हूँ, आप लोगों की बातों को इस तरह से मत सुना कीजिए। अनामिका हाथ जोड़ के विनती करती है। माफ कर देना बहू, मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पास ही आएंगे। इतना कहकर शारदा अनामिका को अपने गले लगा लेती है। सास बहू को इस तरह गले लगते देख प्रसाद बहुत खुश होते हैं। शारदा के मन में बहू अनामिका को लेकर जितना भी गुस्सा था अब सब खत्म हो जाता है। तब से शारदा बहू अनामिका के साथ एक साथ मिलजुल के खुशी खुशी एक ही घर में जीवन बिताने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।